डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ये बेस करती है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज़ जब आप लोग लेते हैं तो जनरल स्टडीज़ आपके दो सब्जेक्ट्स कवर कर रही है। वन ऑफ देम इज़ जनरल स्टडीज इटसेल्फ एंड द अदर इज़ ऐसे, ठीक है। ऐसे का पेपर भी कवर करती है। जनरल स्टडीज़ एक आपका जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज़ पे लाजमी होता है। अच्छा, तो हम इसको आज कवर करने वाले हैं, ये एरिया है डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के जो है इसके ऊपर ये बेस करती है डिपेंडेंसी थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती थी? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती थी कि जो मॉडर्न ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो इस वजह से तरक्की याफ्ता है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी वो हासिल नहीं कर पाई, या वो जगह नहीं दे पाई उन लोगों को। उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस रही और उनको सीखना चाहिए डेवलप कंट्रीज़ से, और यही वजह है कि वहाँ की आवाम जो है वो पसमानदा रह गई और जो है ये करते रहे। वो टॉपिक्स हम देखेंगे, अभी कवर करेंगे कि वो लोग क्या कहते थे कि दरअसल इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही ख़राब रहा, जिसकी वजह से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर पाए तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाए। उनका कहना ये है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। और मॉडर्न जो कौमें निकल गई वो इस वजह से निकल गई कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर का जो स्ट्रक्चर था उस पर उन्होंने तवज्जो दी और उसको आगे बढ़ाया, ग्रो किया, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस करती चली गई और आगे बढ़ गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये उसके अगेंस्ट में क्या डिबेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के अगेंस्ट में डिबेट करती हैं, क्या डिबेट है, और लास्ट में इन दोनों को हम कंपेयर भी इस तरह से कराएंगे, तो ये भी देखेंगे। तो आज उसी के ऑपोजिट यानी डिपेंडेंसी थ्योरी, वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये डिपेंडेंसी थ्योरी। अब इसमें भी हम पहले उसी के हवाले से करेंगे, तो स्लाइड 1 पे ले आइए पहले, तो ताकि हम वहाँ देख लेते हैं, ऊपर वाली जी। ये तो डिपेंडेंसी थ्योरी एमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एमरजेंसी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ठीक है, जो ये इमर्ज हुई है, एमरजेंसी का मतलब ये नहीं है एमरजेंसी का मतलब इमर्ज होना। ठीक है, इसकी इमरजेंस किस वजह से हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म हुए उनकी वजह से ये वाली थ्योरी डेवलप हुई, कौन सी? डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? डेवलपमेंट ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो फोकस करती है आपकी किस बात के ऊपर? इंटरनल फैक्टर्स। वो कहती है इंटरनल फैक्टर्स ही दरअसल वो ऑब्स्टिकल्स थे, वो रुकावटें थी जिनकी वजह से कौमें ग्रो नहीं कर पाई और वो मॉडर्न नहीं बन पाई, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गई। जी, सेकंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी एक्सप्लेन द लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो पीछे रह गई, जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, तो उनको वो कहते हैं क्रिटिसाइजेज द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर। और ये लोग क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फोकसेस ऑन इंटरनल फैक्टर्स। ये इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस किया करती थी और उसमें ये कहा करती थी ये वाले फैक्टर्स हैं जो मेन इसने उठाए थे कि वीक गवर्नेंस होती है, लो रेट ऑफ सेविंग होती है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो कौमें ग्रो नहीं कर पाती या मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाने पाती। ठीक है, और डिपेंडेंसी थ्योरी जो है इसकी बेस वही मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बनी। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने इसका कुछ सोल्यूशन भी दिया था। उसने कहा था कि अगर कॉपी द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अगर उसको कॉपी कर लिया जाए, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का डेवलपमेंट का सिलसिला रहा, और इन चीज़ों को कॉपी कर लिया जाए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो फिर ये वाली कौमें भी तरक्की कर सकती हैं या मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा सकती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने कही ये बात। जी, आगे चलते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी ने जब ये सारी बातें कही थी कि इसने कहा था कि एक्सप्लेन द लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका या एशिया अफ्रीका, जो ये जो है डिपेंडेंसी थ्योरी बता रही थी, तो उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया उनके ऊपर किया, किसके ऊपर? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती थी कि तुम्हारे रुकावट की वजह क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं, राइट। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले डिफाइन करते हैं वीक गवर्नेंस को, जो उन्होंने सारे आपको अभी पिछली स्लाइड में दिखाया कि 4-5 उन्होंने फैक्टर्स बताए थे, उनमें से पहला फैक्टर वीक गवर्नेंस। वीक गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं?
गवर्नेंस यानी जो आप हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत बनी उसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आई, यानी आपकी लीडरशिप करप्ट थी, इस वजह से आप ग्रो नहीं कर पाए। पहली चीज़ वो ये कहती है। दूसरी चीज़ वो कहती है कि जो रिलेशनशिप, दूसरे वो कहती है वीक लीडरशिप के बाद वीक एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक थी, ठीक है, आप उस तरफ भी तवज्जो नहीं दे पाए। तीसरी चीज़ वो कहती है कि क्विक चेंज इन गवर्नमेंट्स, आपकी जो गवर्नमेंट थी वो तेज़ी से, यानी जो अपनी मुद्दत थी पूरी, जो एक 5 ईयर का पीरियड या जो इस तरह का एक पीरियड उसको दिया जाता था, वो उससे पहले डिज़ोल्व हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, कोई और उसकी जगह आके बैठ जाता था। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से एक हुकूमत लेके कोई काम करती है और वो शुरू करती है और उसको आखिर तक पहुँचाती, ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, पॉलिटिकल जो ये भी गवर्नेंस का उन्होंने पहला जो इशू उठाया, तो उसमें ये सारी चीज़ें आई। उन्होंने कहा कि आपकी लीडरशिप करप्ट है, आपकी जो वीक लीडरशिप है, कमज़ोर है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, और उसके अलावा जो तेज़ी से जो बदलने वाली गवर्नमेंट्स हैं ये आती रहीं, जिनकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं कर पाया। जो पहली चीज़ उन्होंने ये कही। दूसरी बात क्या कहते हैं जी, ये दूसरा फैक्टर जो उन्होंने डिफ़ाइन किया इंटरनल फैक्टर्स में से, यानी रुकावटें, आपकी रुकावटें क्या हैं कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे। तो दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो लो रेट ऑफ सेविंग उन्होंने कही थी। किन्होंने कही थी? मॉडर्नाइजेशन थियरी वालों ने कही थी कि तुम लोग ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलपिंग क्यों हैं, इस स्टेज के अंदर क्यों इससे निकल क्यों नहीं पा रही। पहली वजह उन्होंने कही थी तुम्हारी गवर्नेंस वीक है। दूसरी वजह उन्होंने कही थी कि लो रेट ऑफ सेविंग है। देखो, जब लो रेट ऑफ सेविंग होती है इसका मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो होगी, ठीक है। इसके जो इन्वेस्टमेंट होगी, ज़ाहिर ग्रो नहीं हो रही, तो इन्वेस्ट करने का मतलब होता है अगर अच्छा बचेगा तो हम अच्छा लगाएंगे, नए काम में अच्छा इन्वेस्ट करेंगे। वो कह रहे हैं आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इतना बचा नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो उसकी वजह से सेविंग भी आपकी वो नहीं, जो कुछ आप कमाते हो वो फौरी इस्तेमाल हो जाता है मुख्तलिफ कामों के अंदर। लिटिल सेविंग है, मोर कंजप्शन और अखराजात ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उनको कवर नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से जो है लो रेट ऑफ सेविंग हो रही है, ठीक है। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो उन्होंने कहा लो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पूरी बुनियादें जो हैं वो खड़ी होती हैं, वो ही मसलन वाटर क्राइसिस। पहली बात उन्होंने कही कि पानी का मसला जो है वो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, पानी ही मैसर नहीं आता। दूसरी चीज़ें उन्होंने कही कि आपका सेवरेज सिस्टम बहुत ख़राब है इन ममालिक का, जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं इनका। तीसरी बात इन्होंने कही नो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड रूट्स, ठीक है, आपकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपकी प्रॉपर रूट्स नहीं है। और चौथी बात इन्होंने कही कि एनर्जी क्राइसिस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी के आप क्राइसिस में हर वक्त जो है वो मुब्तला रहते हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो बिजली का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एनर्जी आपको दरकार है उसका क्राइसिस रहते हैं। अच्छा, अब जब ये डिपेंडेंसी थ्योरी आई तो फिर इसके लिए लोग खड़े हुए कि भाई ये क्या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म किए चली जा रही है, इसने फैक्टर्स बना के दे दिया और कहा कि आप इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो के इंटरनल फैक्टर्स। ओवरऑल जब कहा जाए तो इंटरनल, और फिर उन इंटरनल फैक्टर्स को भी उसने डिफाइन कर दिया, 4 बताए और उन चारों को भी मज़ीद डिफाइन किया। अब ये लोग आए, कौन लोग आए? 1950 से लेकर 1970 तक, ये पूरी 2 डेकेड्स आ गए, ठीक है। 1950 से 1970 तक 2 दहाइयाँ आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कौन कौन आए। रॉल प्रेबिश आए, थ्योरी इन्होंने दी डायरेक्ट UNEC, और दूसरे आए फर्नांडो क्राउसेटो, ब्राज़ीलियन सोशोलॉजिस्ट हैं, कार्ल्स जोसो ये आए, और एंडर गंडर फ्रैक ये आए। इन्होंने क्या कहा? लैटिन अमेरिका से लोग आए, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो ये लोग जो आए और इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी, क्या दी ये हम देख लेते हैं जी। ये लोग आए और इन्होंने जब ये जो डिफ़ाइन किया था, इसके बाद इन्होंने अब फोकस किया कि ये लोग अपनी बात कहना शुरू करें। अब जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी वाले अपनी बात कहना शुरू करते हैं, फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर? ये कहते हैं दरअसल इसकी वजह इंटरनल फैक्टर्स नहीं थे, बल्कि क्या थे? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये उसकी ऑपोजिट बात करते हैं। वो जो लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाली, वो किस पे जोर देते हैं? इंटरनल फैक्टर्स। वो कहते हैं तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से तुम ऐसे हो। ये कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे हैं लेकिन हम तुम लोगों की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ऐसे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये नतीजा है, रिजल्ट है। किस चीज़ का नतीजा है? इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ वर्ल्ड मार्केट के अंदर, जो इनके साथ किया हुआ है
पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ द रीज़न ऑफ नॉट बिकमिंग डेवलप्ड। ये जो हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में, यही वजह है दरअसल कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये एक चक्कर आप कह लें कि जो होता है ये बनाया हुआ है, ये इस सर्कल से बाहर नहीं आने पाते। ये सर्कल क्या है? कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो सेंटर, इसके जो उन्होंने जो मरकज़ है वो संभाला हुआ है, और जब ये लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो इनको वहाँ के ऊपर एंटर नहीं होने दिया जाता। यानी कुछ इस तरह की जो सिस्टम्स हैं वो क्रिएट किए हुए, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई है जिसकी वजह से ये लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ग्रो करना पाते हैं, लेकिन उनको ग्रो नहीं करने दिया जाता। इस तरह के सिस्टम्स बनाए हुए। पेरी का मतलब है घूम फिर के वहीं चले जाना, यानी कि कोशिश करना और फिर ग्रो नहीं कर पाना और फिर दोबारा उसी जगह पे आ जाना। ये डिस्टेंस जो है ये मेंटेन है। ठीक है, ये जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है एक एरो जो पेरी पे आ रहा है, यहाँ तक आप रुक गए, आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये एक मेंटेन डिस्टेंस है। ठीक है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो बेचारी तरक्की करना चाह रही हैं वो हैं, वो कहीं बाहर यहाँ पे मौजूद है। पेरीफेरी कंट्रीज़ कैन नॉट मूव टू द सेंटर as their exploitation by the center is an integral part of the design. The hierarchy is static. हायरार्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक बनी हुई है, वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, ना करने देना चाह रहे हैं किसी को। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड मार्केट इज़ नॉट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्रेस बट बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है अगर हम उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं, ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोग्रेस की तरफ चले जाएंगे, बल्कि दरअसल वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमको वो हमारी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं और सब कुछ यहाँ से लेके चले जाते हैं। इस तरह की उनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो उन्होंने बनाई हुई हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरीफेरी बाय द सेंटर। सेंटर ने ये पेरीफेरी सिस्टम कुछ इस तरह का बनाया हुआ है जिसमें डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है, बाज़ औक़ात डायरेक्ट हमें नज़र आ जाती है, डायरेक्ट होती है, बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट किस तरीके से होती है ये देख लेते हैं। अनइक्वल एक्सचेंज एंड अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अनइक्वल एक्सचेंज का मतलब जो एक्सचेंज होगी वो अनइक्वल है, मतलब रॉ मटेरियल आप यहाँ के ऊपर ग्रो करते हो, सब कुछ जब इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ से सस्ते दामों आप ले लेते हो और उसके बाद अपने पास जाके उसको मैन्युफैक्चर करते हो, और वही चीज़ जो यहाँ से आपने ली थी, मसलन रुई, ठीक है, कॉटन, अगर आपने यहाँ ग्रो की थी, एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ में ग्रो की थी, तो यहाँ से आप सस्ते दामों उसको उठा लोगे, अपने पास मैन्युफैक्चर करोगे और उसी कॉटन से बना हुआ सूट बहुत महंगे दामों आप यहाँ के ऊपर सेल करोगे, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये इस तरह की बात की कि ये जो एक्सचेंज है ये बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है, यानी उनको उनकी पे बैक भी नहीं मिल रहा, जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या उनको जितना मुनाफा मिलना चाहिए आपके लिए काम कर रहे हैं। एंड अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? इसी तरह का कि जो आप यहाँ आ भी रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो आप उनकी मेहनत का सिला उनको नहीं दे रहे, जो आपको देना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज़, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जाहिर बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या जो है वो आगे बढ़ाएंगी या एक्सपोर्ट करेंगी रॉ मटेरियल्स, वो फिनिश गुड्स नहीं होंगे। आपको पता है कि जो अगर रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करें तो उसकी ज़्यादा जो है वो हमें पे मिलेगी, या फिर अगर हम फिनिश गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करें उसका ज़्यादा मिलेगा। किसका ज़्यादा मिलेगा हमें? मुआवजा जिसे कहना चाहिए, किसका ज़्यादा, किस पे ज़्यादा कमाएंगे? फिनिश गुड्स के ऊपर ज़्यादा कमाएंगे। अगर हम कॉटन जो है एक्सपोर्ट करते, खाली रुई हमने जो है वो उस शक्ल में एक्सपोर्ट की, तो उस पर हमें सस्ते दामों बेचनी पड़ेगी। अगर हम उसका कपड़ा बना के बेचेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा है, यानी जो है फिनिश गुड होगी तो वो थोड़ी सी ज़्यादा। तो अमूमन हमारे आपको पता है कि हमारे पहले जो कॉटन की इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वो भी कहाँ शिफ्ट हो गई? बांग्लादेश में चली गई, कहीं चली गई, तो वो यहाँ के ऊपर जो है बहुत ही कम। अभी तो पिछले दिनों मैंने और सुना कि और आपका कपड़ा का जो है वो फैक्ट्रीज़ इधर उधर शिफ्ट हो गई हैं, तो ये वाली चीज़ भी देखने में सुनने में आई। तो बहरहाल होशियार रहना चाहिए और थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो काम हो रहे हैं उन पे हम ज़्यादा तवज्जो दे सकें, ताकि हमें बाद में आने वाले वक्तों में कम से कम अपनी ज़रूरत जो है वो हम ज़रूर पूरी कर सकें। तो ये जो है रॉ मटेरियल, अब जो आपके पास कॉटन ग्रो हो रही है, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चरल कंट्री हो, आप ग्रो करते हो, कॉटन कहाँ ग्रो होती है पता है ना? जो ग्रो होती है बाकायदा प्लांट, इसके जो है वो कॉटन के प्लांट्स होते हैं, वहाँ ग्रो होती है, और फिर ये कॉटन जो है रॉ मटेरियल की शक्ल में आप इसको एक्सपोर्ट कर देते हो। मैन्युफैक्चरिंग की आपके पास जगह नहीं रही। पहले जो इंडस्ट्री थी वो कहीं बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, अभी और इंडस्ट्री जो है वो यहाँ से हमें जाती हुई नज़र आई है, कुछ इस तरह की चीज़ें हमें दिखी।
तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं रॉ मटेरियल्स, डेवलपिंग कंट्रीज़ इंपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम, अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो इंपोर्ट कर रही हैं फिनिश गुड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, डिफरेंट वेज स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका वेज स्ट्रक्चर जो था वो ही डिफरेंट हो गया। अब जो आप कमा रहे हो वो उस तरह से आपको नहीं मिल रहा। मैं एग्जांपल आपको देती चलूँ, देखो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर दर्जी है, एक सिंपल दर्जी ले लो, टेलर, ठीक है, जो एक यूनाइटेड स्टेट्स में है, वो आप उससे अप्रैल, ये जिस तरह ये पहने बैठे हुए हैं साइन, ये सिग्नेचर शर्ट कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, मैं तो मेरे बच्चे भी पहनते हैं, तो ये बहरहाल जब आप इसके ऊपर टैग लगा देखते हैं अमेरिका का, ठीक है, वो याद रखना अमेरिका में तैयार नहीं होती, क्योंकि अमेरिका के जो टेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि अगर आपको यू गला चाहिए मसलन तो उसकी कटिंग का हम इतना लेंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स की बात होती है, ठीक है, अगर आपको वी गला चाहिए तो उसका हम इतना लेंगे, अगर आपको गोल गला चाहिए तो हम उसका इतना लेंगे कटिंग का, फिर उसकी सिलाई में इस तरह होगी, उसकी जो पट्टी लगती है वो इतने की लगती है मसलन, और उसका जो ओवरलैप होगा वो इतने का होगा, ओवरलॉक जो हम कहलाते हैं, ठीक है, तो वो आपको हर चीज़ का अलग अलग वो बजट बना के पूरा देते हैं, जो आपको बहुत महंगी पड़ती है, बहुत कॉस्टली बनती है। आप अपने यहाँ से, यानी मुझे अपने यहाँ से, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स हूँ तो अपने यहाँ से अप्रैल बनाना जो है मुझे बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे सारा कुछ किसको देना पड़ेगा, दर्जियों को देना पड़ेगा, ठीक है, वेज की शक्ल में या जिस सैलरी की जिसकी भी शक्ल में। तो अब मुझे ढूंढना है सस्ता दर्जी जो मुझे मिल जाए, तो ठीक है, वो मुझे कहाँ नज़र आ जाता है, वियतनाम में नज़र आ जाता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपना कपड़ा किसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, वियतनाम में लोग जो रहते हैं वो भूखे या इस टाइप के लोग हैं जिनके यहाँ चूल्हा जलना मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनको जब यहाँ से डॉलर जाएगा तो उनको लगेगा हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा, हमें कुछ पहनने ओढ़ने को मिल जाएगा, हमारी कुछ जो सिलसिला जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो वो काफ़ी सस्ते दामों एग्री कर जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छी, हालांकि इनके पास ज़्यादा जो है तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, पूरा वक्त जो है लड़ाई मार कुटाई होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी सलाहियतें शो करते हैं और वो लेकर सामने आते हैं, बेस्ट चीज़ वो प्रिपेयर करते हैं, आपको देते हैं सस्ते दामों, और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें मुफ्त करके देंगे। मसलन मैंने अभी बताया कि अगर ये दर्जी आपका यूनाइटेड स्टेट्स का होता तो वो कहता है ओवरलॉकिंग के मैं इतने चार्ज करूँगा, वो लोग क्या कहते हैं, वियतनाम वाले कहते हैं ओवरलॉक हम आपको फ्री में, आप हमसे सिलाई करवाओ, कटिंग सिलाई करवाओ, तो हम ओवरलॉकिंग जो आपने शायद देखी हो, जो कपड़ों के ऊपर सिलाई के ऊपर से की हुई होती है ओवरलॉकिंग, वो जो है वो हम फ्री में करके देंगे मसलन। तो वियतनाम वाले आपको ये काम करके दे रहे हैं, जब बेहतरीन काम कम मशीनों के साथ, यानी जिसे कहना चाहिए कि उनके पास इंडस्ट्री या ये चीज़ नहीं है और वो इतना अच्छा काम करके देते। अच्छा, वो गया वहाँ, मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होकर लॉट आपके पास वापस आ गई, यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर क्या किया, अपना टैग लगा दिया, और अब वो जो है यूएस के नाम से वो शर्ट जो है, सिग्नेचर शर्ट्स कह लो, जो भी चीज़ कह लो, वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह उन्हें वेज स्ट्रक्चर आपको नज़र आया कि वेज स्ट्रक्चर गरीब ममालिक का गरीब ही रह गया, वो मेहनत कर रहे हैं, अपने से दुगना काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सस्ती उनको मिल रही है, और ये जो गरीब ममालिक गरीब से गरीब तर की तरफ जो है वो स्ट्रैटेजीज़ कुछ इस तरह की बनी हुई होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये लोग शिकायत करते हैं, ये लोग जिनके नाम भी कुछ कंट्रीज़ के दिए हुए, ये लोग शिकायत करें इंडिपेंडेंसी थ्योरी वाले कि जनाब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस वजह से ऐसा है कि आपने बनाया हुआ इसको ऐसा है, आप ग्रो नहीं करने दे रहे हो और आप इस तरह की चीज़ें जो है वो करके दिखा रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये डायरेक्ट था, कुछ इनडायरेक्ट किस तरह से हो रहा है, रिमूविंग इकोनॉमिक सरप्लस ऑन ऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक चेन। अच्छा, ये चेन क्या होती है इकोनॉमिक, ये भी सुन लीजिए कि पूरी चेन जब बनेगी तो पूरे प्रोसेस से होके, कोई भी चीज़ कोई भी काम होता है तो वो पूरे प्रोसेस से होके गुजरता है। पहले रॉ मटेरियल आया, फिर वो किसी और शक्ल में आया, उसको जनाब वॉश किया गया या उसको कॉटन थी उसके धागा बनाया गया, फिर उससे कपड़ा बुनाई हुई, फिर कपड़ा जो है उसकी कटिंग, सिलाई, स्टिच, डिफरेंट प्रोसेस आके आखिरकार एक कोई प्रोडक्ट तैयार हो गई, ठीक है। तो ये पूरा जो पूरी इकोनॉमिक चेन है, फिर वो इसमें और चीज़ें भी शामिल होती हैं, किसी ने एक्सपोर्ट किया, किसी ने इम्पोर्ट किया, वो वाली चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, पूरी चेन बनती है, ठीक है। तो वो जो पूरी चेन बनेगी, इस पूरी चेन के अंदर क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि इसमें ही प्रॉब्लम आ जाती है, रिमूविंग इकोनॉमिक सरप्लस, जहाँ पे सरप्लस मिलना चाहिए, जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कॉटन कहाँ पे ग्रो हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हो रही है, आप हारी को, किसान को, फार्मर को उसका वो मुआवजा नहीं देते। मसलन अगर आप यही फार्मर जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में जाओगे तो बहुत महंगा है, ठीक है, वहाँ पे कॉटन ग्रो करना आसान नहीं होता। क्या मुश्किलात हैं, चलिए ये पूछिए कि मुश्किलात क्या हैं। आप कनाडा में रहते हो और वहाँ आप कॉटन ग्रो करना चाह रहे हो, क्या ग्रो कर सकते हो, क्यों, एनवायरनमेंट ही नहीं है,
वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है, वहाँ के ऊपर ठंडा, बर्फबारी हर वक्त होती रहती है। आप कुछ ग्रो करने की कोशिश करोगे, फसल क्या होगी, गल जाएगी, गल जाती है। बर्फ़ जो है, जो मेरे अपने कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ पे रहते हैं, तो उनको बहुत शौक़ है प्लांटिंग करने का, तो वो कहते हैं कि हम सीजनल कर सकते हैं, हम रेगुलर नहीं कर सकते। और सीजनल के लिए भी ये होता है कि जर्मिनेशन का अलग सीज़न होता है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि बेसमेंट्स वहाँ सिस्टम होते हैं, बने हुए होते हैं। जब बीज को हम छोटी छोटी ऐसे हमारे वो होते हैं सांचे बने हुए या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम उसको कर देते हैं और फिर जो है उसको बेसमेंट के अंदर रखते हैं और उसको जितनी हीट या जितनी रोशनी, ये चीज़ हम आर्टिफिशियल तरीक़े से देते हैं। और हाँ, नेचुरल नहीं दे सकते, लेकिन जब सीज़न आता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं और फिर वो जो है वो थोड़ी धूप ले सकता है या वहाँ ग्रो कर सकता है, या हम उसको लगा सकते हैं कि वो वहाँ फ्रूट दे हमें, या कोई भी चीज़ जो हम लगाना चाह रहे हैं वो हमें दे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम होती है जो बाहर की कंट्रीज़ हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास हर चीज़ नेचुरल होती है, बेतहाशा दौलत अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा उनको इन चीज़ों से, ख़ास करके अपने मुल्क का जब मैं तस्करा करूँगी। तो अब जब इस तरह की कंट्रीज़ मिलती हैं और यहाँ आती हैं तो उनको ये चीज़ बड़े सस्ते दाम, और वो उसका वो मुआवजा नहीं दे रहे होते जो वहाँ के ऊपर वो पे कर रहे होते हैं। अगर वहाँ के ऊपर वो ग्रो करवाएंगे कोई चीज़ तो उन्हें खासी महंगी पड़ जाएगी। एक तो एक्सपर्टीज़ के हवाले से फार्मर कहेगा कि जी मैं अगर ये वाली चीज़ ग्रो करूँगा तो मैं इसका इतना लूँगा। मसलन अगर मैं कॉटन ग्रो करूँगा तो कॉटन के अंदर ये चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं, सप्लाई करनी पड़ती हैं, उस सब के चार्जेस लूँगा, काउंट करूँगा। जब आप किसी ऐसी कंट्री के पास चले जाते हैं तो वो आपसे कुछ मांगते ही बहुत सस्ते, यानी हारी जो है वो हारी ही बनता चला जाता है, बिल्कुल हार ही जाता है, जिससे कहना चाहिए कि वो वाली कंडीशन होती है। तो ये जो है ये सरप्लसेस वाला जो सिलसिला है कि रिमूविंग इकोनॉमिक सरप्लसेस ऑन ऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक चेन, अब ये पूरी चेन पट्टी एक साथ ही चली जाती है। अब वो शराइत लगाते हैं, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा इंटरनेशनल रेगुलेशंस कुछ ऐसी आ गई, लॉज ऐसे बन गए, इंटरनेशनल लॉज ऐसे बन गए जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये ड्यूटी पे करनी है, ये करना है, इस तरह की चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा इसके अंदर शामिल हो जाती हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो रॉ मटेरियल भी अगर ग्रो करके बेच रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी रुकावटें सामने आती है। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह का बन जाता है इकोनॉमिक चेन के अंदर। नो इकोनॉमिक सरप्लस इज अवेलेबल फॉर लोकल इन्वेस्टमेंट। लोकल इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहे तो उसके लिए सरप्लस ही अवेलेबल नहीं होता। पता है होता क्या सिलसिला, वो ऐसा बनाते हैं कि वो दिखा रहे हैं सिर्फ, यानी जो ये लोग जो शिकायत कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज से शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मसला ये कि आप लोग जो यहाँ के ऊपर इन्वेस्ट करते हो वो आप लोग शो कर रहे होते हो, सिर्फ दिखा रहे हो, यानी आप लोगों ने एक सिस्टम बनाया, ग्रो किया और यहाँ से सबको जो माल आपके हाथ आया वो तो वो चीज़ भी ले गए आप सस्ते दामों, और जो इन्वेस्ट की हुई थी वो भी आप कह रहे हो कि हमारा पैसा है तो वो भी आप अपनी जेब में ही रख रहे हो। तो जो ये होता कि जनाब इसमें से ये बचा लाओ, इसका हम और लगा लें या ये कर लें, तो इस तरह की सिचुएशन ही पैदा नहीं होने पाती। क्यों? तो ये वाली कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर होती है। सरप्लस एक्यूमुलेट एट द सेंटर्स, जिसकी वजह से वो जो सेंटर हमने दिखाया अभी बनाया हुआ कि उसी सेंटर के अंदर ही सरप्लस जो है वो अंदर ही उसके रहता है और वो बाहर जो दूसरी जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर नज़र नहीं आने पाता। एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ यहाँ के ऊपर, ठीक है, इस पे आने से पहले, और वो ये कि जो आपका पड़ोसी है उसके, हाँ मैं बिज़नेस पॉलिसी कहीं पढ़ा रही थी तो ये चीज़ नज़र में आई कि वो 50% से ज़्यादा अपना शेयर, अव्वल तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ शेयर के बगैर कोई बाहर से आके कंपनी काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। एक तो वो ये कहते हैं इन्वेस्ट करना है आपको तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, हमारी कोई लोकल कंपनी है उसके साथ इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और उसमें 50% से ज़्यादा शेयर आपका नहीं होगा। 45 तक ही रखते हैं, बल्कि वो 50 भी नहीं रखते, 45 तक ही, और इधर 50 की तरफ आने लगता है उनके शेयर बढ़ने लगते हैं, वैसे ही उनके सारे जो है ना कांटे खड़े हो जाते हैं, जिससे कहना चाहिए होशियार हो जाते हैं वो लोग, और वो जो है उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस फ़ौरन उनके आ जाते हैं आगे, और वो फ़ौरन उसको जो है वो 50% तक उसको महदूद करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हमारी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी, मसलन उनकी टाटा बहुत मशहूर है और कंपनीज़ हैं और कुछ फ्रेंचाइजेज़ हैं जो बाहर से आई और उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं या इस तरह की हैं, तो वो 50% से कभी भी उनको ज़्यादा आगे नहीं आने देते। वो कहते हैं कि एक मरतबा हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भुगता है उसके बाद हम अब मज़ीद नहीं भुगत सकते। तो वो लोग होशियार हो गए। अब हमें भी ये चीज़ जो है वो कुछ तो समझनी चाहिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सोने की कहानी है, कौन सी, रेकॉर्डिक, तो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा होशियार होना चाहिए और हमें जो है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स ना हो। इस तरह के हमारे जहाँ भी ज़ख़ीरे हैं, या अभी जैसे हमने सुना गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ, या इस तरह की जो भी हमें अपनी दौलत का पता चल रहा है तो उस पर हम थोड़ी सी नज़र भी रखें। मसलन नमक का आपने सुना कि नमक की कान, आपको बहुत ज़्यादा हैरत होगी ये सुन के कि हमारे यहाँ हिमालयन सॉल्ट समझते हो क्या होता है, क्या होता है
कहाँ से निकाला जाता है? पिंक सॉल्ट होता है, अगर आप पीस लें तो वो पिंक होता है, लेकिन ज़्यादातर वो पूरा डले की शक्ल में और इस शक्ल में भी आपको अवेलेबल हो जाता है, जो बहुत से दूसरे कामों में, मसलन आपके जोड़ों पट्टों में दर्द है, गर्म पानी करके आप उसमें डालें। हाँ, लाहौरी नमक जो कहलाता है, तो वो जो है हिमालयन सॉल्ट, वो हिमालय पहाड़ कहाँ है? यहाँ पे आपके पास। मज़ेदार बात यह है कि आप किसी बैरूनी ममालिक में चले जाते हो और वहाँ जाके जब आप देखते हो कि वहाँ से उठाते हो तो शीशी उठा रहे हैं, वहाँ के ऊपर लगा हुआ है हिमालयन सॉल्ट, ठीक है। आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हो और वहाँ के ऊपर आप गए तो आपको ग्रैनुअल्स की शक्ल में आपको अच्छा लगा कि भाई ये नेचुरल सॉल्ट है तो ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने वो शीशी उठाई, छोटी सी शीशी, इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही होती है वहाँ के ऊपर हिमालयन सॉल्ट, और उसके ऊपर किस मुल्क की स्टैंप लगी हुई होती है? किस मुल्क की? किसी को पता है? ना इंडिया की ना पाकिस्तान की, किस मुल्क की स्टैंप होती है? इसराइल की स्टैंप लगी हुई होती है उसके ऊपर। आप ये देखें कि ये जो हिमालय है पहाड़, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान या फिर इंडिया में आप कह लो कि जनाब वो निकाल रहे हैं उधर से या आप ये निकाल रहे हो उधर से, ठीक है। तो अब आपको उसके ऊपर जब वो मोहर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको चेक्स लगाने, आप ब्यूरोक्रेसी की सीट्स पे बैठ रहे हो, खैर से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो आपको जो चेक्स लगाने, आपको कहाँ कहाँ चेक्स लगाने कि ये जो अगर स्मगल होके जा रहा है या कुछ इस तरह से हो रहा है कि वो जो उनके मुल्क में है ही नहीं पहाड़, वो वहाँ का सॉल्ट जो है वो उनके नाम से वहाँ के ऊपर आ रहा है, तो हमें इसके लिए कहाँ जो है वो अपनी नज़र रखनी चाहिए और कहाँ से इसके ऊपर चेक्स लगाने कि वो स्मगल होके या किसी भी थ्रू जो है वो बाहर ना निकल पाए और हम उसको जो है वो अपना खुद मुनाफा हम उससे जनरेट कर सके। और इतना महंगा अगर हम बेचेंगे तो सोचो कि हमारे तो कर्जे उतर जाएंगे, ठीक है, हमारी तो बहुत सारी चीज़ें अदा हो सकती हैं इनसे, तो इन वाली चीज़ों के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है को अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए इंसान को। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से ये भी बात कहूँगी कि हमारी कमज़ोरी ये रही कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो पाया, चलो एग्रीकल्चर के लिहाज से कह लो, ठीक है। अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ले लें कि हमारा एग्रीकल्चर के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन हर चीज़ हमारे पास नेचुरल मौजूद, हमें धूप आर्टिफिशियल जो है वो कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे मौसम चारों मौसम हमारे पास मौजूद, यानी कि एक ही रहता है, वो बर्फ़ ही डली रहेगी तो उसको हटाना मुश्किल, तो ग्रो करना मुश्किल, इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। जब चारों मौसम हमारे यहाँ अवेलेबल है तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा यूके के अंदर कैद पड़ गया, यानी वहाँ के ऊपर खाने पीने की अशिया कितनी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ें वायरल हुई कि वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, ठीक है। मेरे अपने रिलेटिव्स जो बच्चियाँ जो है बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं तो वो बता रही हैं कि मामी हम जो एक बिरयानी की प्लेट है वो वहाँ के ऊपर $20 की मिलती है, जिसमें मैं यहाँ पेट भर के अच्छा से खा सकती हूँ, तो आप $20 को ज़रा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखिएगा कितना बना। तो वो कह रही है कि एक जो पेट भर के अगर हम खाएं, और वैसे मिलती है $18 की, जिसमें हम अधूरा जो कहते हैं मज़ा पूरा नहीं आया या इस तरह का हुआ, तो वो इस कंडीशन में रह जाते हैं। जो $18 कह रही है कि जो मसालों के पैकेट है, जिस तरह शान मसाला या इस तरह के मसाले आप कह लें, तो वो आपको पता है कि आपको कितने का मिल जाता है। यहाँ पे अम्माएँ वगैरह मंगवाती होंगी, ठीक है, 120 200 यही खाओगी, आपको पता है कि वो $8 का एक पैकेट वहाँ के ऊपर मिलता है। अब 8 से मल्टीप्लाई करके देखो कि कितने रुपए बने पाकिस्तानी। तो वो जो यहाँ से आप देखेंगे आपको हैरत होगी कि यहाँ से लोगों जो सूटकेस भर के लेके जाते हैं उनके यहाँ कोई और चीज़ें नहीं होती, बल्कि एक बच्ची ने मुझे यही होती है, वो आपकी पायलट जो नूशा पायलट यहाँ पे होती है, उसने बताया कि वो इटली गई थी तो कह रही थी कि टीचर मेरा जो बैग था वो उसमें सिर्फ स्पाइसेस थे और मैं स्पाइसेस लेके और यहाँ तक कि गार्लिक भी पीस के मैं भर के उसको जो है वो लेके गई थी अपने साथ, क्योंकि ये चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, जो हमारी ग़िज़ा है, वो वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। तो अगर मुनाफा कमाया जाए या जो लाइन्स अगर आप लेना चाहें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी कि आप कहाँ से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ें आपके पास ज़्यादा हैं, मैं अभी पिछले सेशन में पता नहीं आपकी क्लास में या कहीं और मिसाल दे रही थी, तो उसमें मैंने कहा कि हमारी कुछ अपनी गलतियां भी हैं, उससे भी हमें सीखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट जब बना रही थी सिलसिले, और इलेक्ट्रिक का आपके पास आजकल बिल्स का बहुत सिलसिला चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक जनरेशन हमारे पास सोलर एनर्जी बहुत है, ठीक है। हमारे बेचारे बच्चों ने बहुत मेहनतें की, एनआईटी के स्टूडेंट्स या वहाँ के, उन्होंने जो है वो बना के दिए, जो अपने जो वहाँ से सर्टिफाइड होते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होती हैं और सब चीज़ें होती हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने बनाए और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ये कि हम इस तरह की टर्बाइंस, जो आपने विंड टर्बाइंस देखी हैं जो वो घूमती है और उससे आप इलेक्ट्रिक जनरेट कर लेते हैं, या फिर पानी से जो आप कर रहे हैं कि पानी वहाँ से डेल्टा
दरियाए सिंध का जो है वो गिर रहा है, तो वहाँ से आप पानी के थ्रू जो है वो उसको जनरेट करा लें, मशीन को उस पावर के थ्रू रखा जा सकता है। और आगे तो खैर से जब यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे तो वो इन चीज़ों को नज़र में रखेंगे और इन चीज़ों को पास आउट कराएंगे और इन चीज़ों पे, ठीक है। थेरी, अब ये दोनों थेरी का आप देखें कंपैरिजन कि मॉडर्नाइजेशन थेरी क्या कहती थी, डिपेंडेंसी थेरी क्या कहती है। मॉडर्नाइजेशन कहती है, क्लेम क्या करती है कि ये तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो ये कहती है फैक्टर्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर द रीजन ऑफ देयर नॉट डेवलपमेंट। और डिपेंडेंसी थेरी क्या कहती है, ये क्लेम कर रही है दैट डेवलप्ड कंट्रीज डिलिबरेटली डोंट वांट टू गिव स्पेस टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो बिल्कुल ही अंडर डेवलप कहना चाहिए कि जो नहीं कर पाए बेचारे तरक्की, तो इस तरह के जो लोग हैं वो उनको डिलिबरेटली जानबूझ के जो है वो जगह नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे, जिससे कहना चाहिए कि इस तरह की कंडीशंस होती हैं। मसलन वो कहते हैं कि आपके यहाँ बहुत सारे, जब हम GS से जब अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती है कि ओजोन लेयर में सुराख हो रहा है मसलन, ठीक है। तो ये एक इशू है, बहुत ज़्यादा हॉट इशू, कि वो सबके लिए हो रहा है, ठीक है। सब जो है ख़तरा है और सबको इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ पास हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस में फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। तो ये किन की वजह से हो रहा है? कि हम जैसे गरीब ममालिक के जिन्होंने पोल्यूशन कर दी, क्या एक केले का छिलका खा के फेंक दिया, क्या इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है? या उनकी वजह से जो इतना ज़्यादा धुआं छोड़े जिसकी वजह से जिनके इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जिनका इतना बड़ा जो है वो मुस्तकिल गैसेस छोड़ रहे हैं और वो उसको सुराख बड़े हो रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, तो वो उनका ये सारी चीज़ें जो ये इशू बनी हुई है, जो हॉट टॉपिक है। और इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें आप सुन के हैरत करेंगे कि वो यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और वहाँ एक सब्जेक्ट आपका लाजमी हो गया, कौन सा? इन्वायरमेंटल साइंसेज, ठीक है। ये जो है अब लाजमी तौर पे BBA में, मैंने खुद अभी पढ़ाया पिछले सेशन में, मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, तो इन्वायरमेंटल साइंसेज, कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ा रही हूँ, साथ साथ मैं इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये अब वो कह रहे हैं कि आप जो चीज़ें बनाएं, यानी इंडस्ट्री जो आपकी लगे जो ये हो, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। उससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, क्योंकि ये एक बड़ा सबके लिए ख़तरा हो सकता है, ठीक है। तो वो जो बनाएं आप वो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें बनाएं जिनको हम रिसाइकिल कर सकें, और इस तरह के मशवरे बहरहाल दिए जाते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं।